नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए जीके के सवालों का, जो 17/9/2018 और 18/9/2018 के दिन पूछे गए थे। एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था, मतलब आज देखने वाले हम लोग टोटल 6 शिफ्ट का प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, आपका जो आंसर की मिलता है वहाँ से सारा प्रश्न लिया गया है, तो एक भी प्रश्न अपने मन से मैं नहीं लिया हूँ, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये 20 नंबर का आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं, आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको ये 20 नंबर के लिए भी मेहनत करना है और यही 20 नंबर आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पहला दिन ही ये प्रश्न पूछा गया था। थॉमस एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर दिया कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली एक क्रिकेट प्लेयर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो एडिसन और ग्राहम बेल और आइंस्टीन है, ये सारे के सारे वैज्ञानिक हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सत्यव्रत काद्यान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी। दोस्तों सत्यव्रत काद्यान एक कुश्ती प्लेयर हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती। ये भी 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? देहरादून, कोडाईकनाल, दार्जिलिंग या ऊटी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितने पेपर में पूछे गए हैं। ग्रुप डी, आरपीएफ और एनटीपीसी 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न दिखा था। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी दोस्तों बोला जाता है कोडाईकनाल को। याद रखिएगा, कोडाईकनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी बोला जाता है। और ये है कहाँ? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में यह स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न तो भारत के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। याद भी होगा आप लोग को, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड और इटली, इंग्लैंड और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, और इंग्लैंड और फ्रांस। आप लोग को अगर इसका उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध हुआ था। अच्छा ये कब हुआ था आप लोग को पता है? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक ये युद्ध चला था, ये आप लोग याद रखिएगा। शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। कनाडा देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। अच्छा दोस्तों, अगर तटीय रेखा में भारत के राज्यों की बात किया जाए तो याद रखिएगा गुजरात का सबसे लंबा है तटीय रेखा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अच्छा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में, याद रखिएगा। कहाँ? तो मुंबई में। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में 1875 ईस्वी में किया गया था। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1940 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो दोस्तों 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा एक पार्टी की शुरुआत की गई थी। आपको इसका नाम बताना है। आज़ाद बंगाल फौज, भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह पार्टी का गठन किया गया था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
दोस्तों ये प्रश्न तो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसका उत्तर भी पता होगा, 6 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा का 5 वर्ष होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो दोस्तों 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन ने। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड इरविन के द्वारा 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया गया था, और उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ये भी आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था 1875 में, याद रखिएगा, और मुख्यालय है मुंबई, ये भी आपको याद रखना है। तो 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना की गई थी। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गारो पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मेघालय में है, और गारो जनजाति भी दोस्तों मेघालय में ही पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैव अ डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग को पुस्तक यानी बुक एंड ऑथर जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करके ही जाना है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जेरी पिंटो। तो जेरी पिंटो के द्वारा लिखा गया दोस्तों अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैव अ डिफरेंट माइंड, जेरी पिंटो के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राम सेतु जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, वकील नाहर, बेरिंग जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, ये आपके ऑप्शन है। इसमें से राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाक जलडमरू मध्य। याद रखिएगा दोस्तों राम सेतु कहाँ है? तो पाक जलडमरू मध्य है। और ये राम सेतु क्या है दोस्तों? ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना के बारे में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन था सिंधु, कावेरी, गोदावरी और गंगा। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दिया कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये बनाई गई है गोदावरी नदी पर। अच्छा ये कहाँ बनाई गई है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला का जायकवाड़ी गाँव में ये जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, ये आप लोग याद रखिएगा, और गोदावरी नदी पे। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ईशांत शर्मा, यजुवेंद्र चहल। दोस्तों T20 के बारे में आपको पता होगा, 20 ओवर का गेम होता है। इसमें एक ही मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुवेंद्र चहल। ये ऐसे इकलौते गेंदबाज है जिन्होंने एक ही T20 मैच में भारत की तरफ से 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। दोस्तों पहला प्रश्न भी इसी टाइप पे था कि व्यक्ति को चुनना था जो समूह से संबंधित नहीं था, और आज यह 17 नंबर प्रश्न भी उसी टाइप का है। विक्रम साराभाई, इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दिया कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। दोस्तों ये जो हैं ये वैज्ञानिक हैं, और ये इंदिरा गांधी, केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव ये सारे के सारे नेता हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हादेव प्रथम, वक्रदेव, महामेघवाहन, कुदेपसिरी, ये थे आपके ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिम्हादेव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आप लोग याद रखिएगा कब कराया गया था? 13वीं शताब्दी में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हादेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
2000 के भारतीय नोट पर छापा मंगलयान क्या दर्शाता है? दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि 2000 के भारतीय नोट पर किस चित्र को दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा मंगलयान का। अब यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है कि जो मंगलयान है ये क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शन सामने हैं। अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम, भारतीय आर्थिक विकास, भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति, भारत का तकनीकी विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। ये मंगलयान दर्शाता है जो 2000 के भारतीय नोट पर छापा गया है। याद रखिएगा अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम यही दर्शाता है मंगलयान जो 2000 के नोट पे छपा गया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। विंध्या शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों विंध्या शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था ग्रुप डी में। वाकाटक, काकतीय, पांडव या चोल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक। वाकाटक के द्वारा विंध्या शक्ति वंश का संस्थापना किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा संस्थापक कौन है? वाकाटक विंध्य शक्ति वंश का। ऐसे ही प्रश्न आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे इस बार भी। और दोस्तों आप लोग को पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस पेपर को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस प्रीवियस पेपर को काफ़ी ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और कॉपी कलम हाथ में लीजिए और जहाँ भी आपको लगता है कि ये नोट करने लायक है तो आप नोट कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग तंगस्पो नदी के रूप में जानी जाती है? दोस्तों तिब्बत से बहती है और यारलंग तंगस्पो नदी के रूप में उसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ इसको यारलंग तंगस्पो नदी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा और ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब, यूराल, वोल्गा, राइन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है वोल्गा। याद रखिएगा दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1815, 1835, 1850, 1840? दोस्तों वाटरलू युद्ध के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि यह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। अच्छा ये किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा नेपोलियन और फ्रांस के बीच हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों नेपोलियन और फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध था वाटरलू का युद्ध और यह नेपोलियन का अंतिम युद्ध था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 1821 में नेपोलियन की मृत्यु भी हो गई, यानी 1815 में युद्ध हुआ और 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। और यह नेपोलियन का अंतिम युद्ध, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वाटरलू का युद्ध किसका अंतिम युद्ध था? तो नेपोलियन का। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, नागालैंड, पश्चिम बंगाल? दोस्तों करेवा एक प्रकार का मिट्टी या गाद होता है और यह भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा दोस्तों करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यजुवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, टेनिस, निशानेबाजी, क्रिकेट? दोस्तों अभी मैंने पिछले प्रश्न में भी इसको बताया था यजुवेंद्र चहल के बारे में कि इन्होंने एक ही T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। याद रखिएगा यजुवेंद्र चहल एक क्रिकेट प्लेयर हैं जो भारत की तरफ से खेलते हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। दोस्तों वेलुथम्पी दलवा के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है त्रावणकोर, मैसूर साम्राज्य, विजयनगरम, चोल साम्राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा वेलुथम्पी दलवा त्रावणकोर भारतीय रियासत से जुड़े थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इनको अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता था वेलुथम्पी दलवा को, जो त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न लगभग
50 से 60% बच्चों को नहीं पता था इसका उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द गास्पेल ऑफ यूदास, क्योंकि प्रश्न ही उल्टा करके पूछा गया था दोस्तों। अभी तक आप लोग भी याद करते होंगे तो बुक और इसका ऑथर याद करते होंगे। बुक में क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आप लोग देते हैं, लेकिन ये प्रश्न वहाँ से पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द गास्पेल ऑफ यूदास। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी है, और ये किस महासागर में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, यह स्थित है हिंद महासागर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? गोवर्धन इको विलेज जो कि महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई है। इस्कॉन, गौदिया मठ, RRS, ईसा फाउंडेशन। आपको बताना है किसने किया था गोवर्धन इको विलेज की स्थापना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इस्कॉन। तो इस्कॉन है क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस्कॉन का कार्य होता है कि कृष्ण भक्ति का प्रचार और इनका विस्तार कराना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस्कॉन। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552, 548, 550, 545। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है 552, और इसके पहले अध्यक्ष भी प्रश्न पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। तो याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे पहले अध्यक्ष। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1512, 1515, 1510, 1516। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1510 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, के कामराज, गोपाल कृष्ण गोखले। आपको अगर उत्तर पता रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालचारी। अच्छा, इन्होंने कब इसकी स्थापना किया था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 जून, याद रखिएगा, 4 जून 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया गया था सी राजगोपालचारी के द्वारा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पगलाडिया बांध परियोजना से प्रश्न है मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम। आपको बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। जो यह परियोजना चली थी पगलाडिया बांध परियोजना, यह किस राज्य में चलाई गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, असम में। कहाँ? असम में पगलाडिया बांध परियोजना चलाई गई थी, असम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। चेरियल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? चित्रकला से दोस्तों प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, चित्रकला से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। एक मधुबनी से प्रश्न आता है जो बिहार में है। तो वैसे ही ये चेरियल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। अगर आपको उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो चेरियल चित्रकला तेलंगाना राज्य से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, गांधी सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश में है और यह चंबल नदी पे स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। दोस्तों कुख्यात रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित हुआ था 1919 में। याद रखिएगा, 1919 में कुख्यात रॉलेट अधिनियम को पारित किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि
बिना मुकदमे के ही राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दे दी गई थी 1919 में। इसको काला कानून भी बोला जाता है, काला एक्ट भी बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष के रूप में काम किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है नीति आयोग, आजकल सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो नीति आयोग योजना आयोग के जगह पर लाया गया और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ये आप लोग इसकी स्थापना भी याद रखिएगा। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा दोस्तों, अरविंद पनगड़िया थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्लेंडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, पोलैंड? दोस्तों अगर आपको उत्तर पता है तो आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो ब्लेंडा रेगिस्तान पोलैंड देश में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था और ये कहाँ है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के चेन्नई में। सेंट जॉर्ज जो है, जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहला निर्मित किला था, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अवनीश चौटाला, अवनीश चतुर्वेदी, अवनीश चटर्जी, अवनीश चौधरी? देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन कैसा दिया गया है, अवनी, अवनी, अवनी और अवनीश। तो आप लोग को अगर ये पीछे का नाम नहीं याद रहेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग किसी भी व्यक्ति का नाम याद करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका पूरा नाम याद हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। याद रखिएगा दोस्तों, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अवनी चतुर्वेदी। तो आज के 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, जो 6 शिफ्ट के सारे प्रश्न थे जो रेलवे के ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे। आपको वीडियो यह कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।